हाँ, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? तो जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक्स आर वन टाइप ऑफ इंसुलेटर्स। ओके, डाइलेक्ट्रिक क्या है? वन टाइप ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर हम कहा, इंसुलेटर मतलब क्या, हमने क्या, जो कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, इंसुलेटर मतलब जो पास होने ना दे। तो डाइलेक्ट्रिक आर जस्ट लाइक, बोल रहा हूं, आर जस्ट लाइक इंसुलेटर्स। इनका यूज क्या होता है? इनका यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने में। फिर से बोल रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक का यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने में, कम करने में। डन? समझ में आ गया क्या है डाइलेक्ट्रिक? इंसुलेटर्स। अच्छा, इसका यूज क्या है? इंसुलेटर का तो यूज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर ही ना होने दे। ओके, हाँ, तो इसका भी यूज वही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमने डाइलेक्ट्रिक्स यूज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सपोज 10 है, तो 10 ना रह के सपोज में भी हो गई 3, रिड्यूस कर दिया। किसने रिड्यूस कर दिया? डाइलेक्ट्रिक्स, बीच में रिड्यूस कर दिया। ओके, देखो मैं बोल रहा हूं रिड्यूस कर दिया, ना कि जीरो कर दिया। डाइलेक्ट्रिक जीरो नहीं कर सकती इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना। ये भी पीवाईक्यू है कि क्या मैं ऐसे बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक, यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां बीच में मैंने भर भर के डाइलेक्ट्रिक रख दिए, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो होगी? जीरो नहीं होगी। डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी, बट जीरो नहीं होगी, याद रखना, जीरो नहीं होगी। ओके, जैसे कि यहां से यहां करंट फ्लो हो रहा है, ओके, और यहाँ कोई जंक्शन है, जंक्शन में मैंने ऐसे बीच में प्लास्टिक डाल दिया। ओके, बीच में प्लास्टिक डाल दिया और फिर वापस वो कनेक्शन आगे जा रहा है, तो करंट आगे फ्लो होगा नहीं, क्योंकि बीच में ही प्लास्टिक डाल दिया है, तो वो तो जीरो हो जाता है, मतलब करंट वो डायरेक्शन में 0 एम्पियर फ्लो हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में और डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या हो रहा है? इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड बट कैन नॉट मेक जीरो, डायरेक्टली नील नहीं कर देती इलेक्ट्रिक फील्ड। डन? अच्छा, चलो, अब दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स है, एक है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरे हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अगेन याद रखने में भी इजी ही है। नॉन पोलर मतलब क्या? ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिसमें जो एटॉम्स है उनकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, जो हम पोलर समझे, हम पोलर मतलब वो केमिस्ट्री वाली पोलैरिटी नहीं, डाइपोल मोमेंट वाली पोलैरिटी। ओके, हाँ, प्लस माइनस वाली, ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जो हमारा डाइपोल है, तो वो पोलैरिटी मतलब मोमेंटम जो बोलते थे हम, वो। ओके, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मतलब क्या? जो उसकी डाइपोल मोमेंट जो होगी वो कितनी होगी? 0, मतलब इसके जो एटॉम्स हैं उनके बीच में कोई डाइपोल मोमेंट है ही नहीं। ओके, ये। और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मतलब इनके जो एटॉम्स है उनके बीच में डाइपोल मोमेंट है, P की वैल्यू 0 नहीं है। P का फॉर्मूला क्या है नील भाई? विदिशा? नहीं, सही जा रहे थे, कहाँ? 2 बोल रहा हूँ, P का फॉर्मूला करेक्ट, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर हमने 2a रखा हुआ है तो 2a इंटू क्यू। ओके, दैट इज P इज इक्वल टू 2aq। यस, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो सपोज मान लो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मतलब जैसे कि CO2 के एटॉम्स हैं, तो CO2 मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो बीच में यहाँ पे कार्बन का एटॉम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो इनके अंदर जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है, मतलब इनका कोई डाइपोल मोमेंट, मतलब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐसे सेपरेटेड इतने ज्यादा डिस्टेंस पे, मतलब जो हम स्मॉल डिस्टेंस बोल रहे हैं वो भी क्रिएट नहीं कर रहे। इसका कहने का मीनिंग क्या है? अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो डाइपोल तो क्रिएट होगा ही, अगर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर जैसे जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, तो ये तो फिर वो जो हमारा डाइपोल का डेफिनेशन है उसमें सेट हो जाएगा, डिस्टेंस भी उसमें कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें डाइपोल मोमेंट ही नहीं है, डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में है, और डिफरेंट डायरेक्शंस की वजह से नेट डाइपोल जो होता है, डाइपोल मोमेंट, वो 0 हो जाता है, नेट। ओके, मतलब ऐसा समझो, एक इस डायरेक्शन में,
दूसरी इस डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे की इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर देंगे, मतलब निग्लेक्ट कर देंगे। एक इस डायरेक्शन में है, दूसरी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों अपनी इफेक्ट को, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यस ओके। तो वैसा ही है, तो यहाँ पर P डाइपोल मोमेंट क्या है, 0। जैसे कि हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया, तो हाइड्रोजन एटम, तो वहां पर भी डाइपोल मोमेंट क्या है, 0। कहने का मीनिंग क्या है, डाइपोल मोमेंट 0 मतलब कि जो डाइपोल मोमेंट है वो एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से वो इतनी रैंडम डायरेक्शन में है जिसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। एक इधर है, दूसरा उसके ऑपोजिट है, एक इधर है, दूसरा उसके ऑपोजिट है, तो सबको टोटल कर दोगे, नेट ढूंढोगे तो वो कितनी आ जाएगी, 0। डन, ओके। अच्छा चलो, नाउ दूसरा है पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। अगेन नेम पे से पोलर मतलब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो रही है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी कि भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव इधर है और पॉजिटिव इधर है, इस साइड जाएगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो इस साइड जाएगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे कैंसल नहीं हो रहा है। जैसे वहां पर ऐसा समझो कि 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 का ऐसे कुछ हो रहा था कि भाई यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 2 हो गया, और ये कार्बन अकेले का इस डायरेक्शन में 2, तो कैंसल हो गया, लाइक दैट। लेकिन वैसा कुछ भी यहाँ पर हो रहा नहीं है, मतलब वहां पर P की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। ओके, P की कोई ना कोई वैल्यू होगी, मतलब ये जो 2aq हम फॉर्मूला लिखेंगे तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू हमें मिलेगी, 0 नहीं होगा। पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगी। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट होती है लेकिन रैंडम डायरेक्शन होती है, और रैंडम डायरेक्शन की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाती है, 0। यहाँ पर वो 0 नहीं हो रही। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया HCl का, ओके, तो ये H और ये Cl, तो ये सपोज पॉजिटिवली चार्ज और Cl सपोज नेगेटिवली चार्ज, वैसे ही हम लेते हैं ना, ओके। सो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और उनके बीच का छोटा सा डिस्टेंस, तो ये वर्क करेगा एज अ डाइपोल और उसकी डाइपोल मोमेंट होगी। वैसे ही सपोज H2O का मॉलिक्यूल, तो H2O के मॉलिक्यूल में H+ एंड O, तो H प्लस, एक प्लस आ गया, ये दूसरा H प्लस, दूसरा प्लस आ गया, और O-2, तो +2 -2 0 हो गया। ये सब तो हमने बचपन में किया था, ओके, अब तो बचपन ही बोलेंगे। अच्छा, तो अब ये जो 2 H है वो दोनों H एटॉम के बीच का सेंटर, सपोज यहाँ पर, तो वो उसका सेंटर लाइन है। मतलब अगर ऐसे गिवन है, जैसे कि सर यहाँ तो 3 है, तो यहाँ पर भी देखो ना 3 है, तो लिया कैसे जाएगा, सपोज ये एक H है और ये दूसरा H है, तो इसका सेंटर और ऐसे लाइन बना दी जाएगी, और इसका एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। यहाँ पर सपोज O है और O का न्यूक्लियस यहाँ है, तो ये डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। दिस डिस्टेंस इज 2a, और ये तो +2 है और ये -2 है, ओके, दैट्स इट, खत्म। तो वहां पर डाइपोल मोमेंट होगी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ है और पॉजिटिव यहाँ है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन, ओके, डन। तो सबसे पहले हमने नई थियरी स्टार्ट की, नया कंसेप्ट स्टार्ट किया, डाइइलेक्ट्रिक्स। तो डाइइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अच्छा, अब उसके कोई टाइप्स, हाँ, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। सो व्हाट आर पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स? तो डाइइलेक्ट्रिक्स इन विच the net dipole moment is not 0, they are polar dielectrics. And dielectrics in which the net dipole moment is 0, they are called as non polar dielectric. Dipole moment ना हो तो non polar, और हो तो polar, that's it, done, ओके। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, इसी में अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इसी में आगे बढ़ते हैं, ओके। अब ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स को और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने ले लिया क्या, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में यहाँ पर सारे के सारे ऐसे एटॉम है, ओके, ये सारे हमारे एटॉम्स है। अब ये जो सारे हमारे एटॉम्स है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सारे के सारे है। अब उसका नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो तो 0 है, हमने पता किया, अभी डिस्कस ही कर दिया है कि ये नॉन पोलर है, तो नेट कितना है, 0। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं।
ओके, तो एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं। ये तो थियरी भी हमने पढ़ी हुई है, याद करो, डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर क्या लगेगा? कुछ लगेगा, फोर्स लगेगा, लेकिन और डिटेल में देखें तो क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। यस, रोटेशनल मूवमेंट है तो टॉर्क है, वो भी फोर्स ही है, वन टाइप ऑफ फोर्स, बट टॉर्क लगेगा। क्यों? क्योंकि डाइपोल है। ओके, तो वो थियरी हम पढ़ चुके हैं। तो डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क उस डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में? हाँ, लेकिन ये टॉर्क तो ऐसे रोटेशनल मूवमेंट करने की ट्राई करेगा ना, जिससे कि क्या हो जाए, याद करो, जैसे यहाँ प्लस क्यू है तो प्लस ई की डायरेक्शन में लगेगा, माइनस क्यू है तो ई की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। वो तो पता है, लेकिन वो तो फोर्स है, लेकिन टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। फोर्स नहीं, टॉर्क की बात कर रहा हूँ, टॉर्क। फोर्स तो तुमने बता दिया, जैसे कि यहाँ पे ये डाइपोल है मेरा, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यहाँ पर एफ लगेगा, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की, मतलब नेगेटिव चार्ज ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लगेगा। टॉर्क कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं, मतलब टॉर्क लगेगा ऐसे एंगल पर। यस, ये एंगल था, टॉर्क ऐसे लगेगा जिससे कि ये रोटेट हो, और कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो? जिस डायरेक्शन में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाए, वो मैं पूछ रहा था। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन होती है? मिनिमम होता क्या मिनिमम? फोर्स, फोर्स नहीं, एंगल थीटा जीरो हो जाए, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हो जाए डाइपोल की। मतलब यहाँ अभी डाइपोल की डायरेक्शन क्या है? अभी डायरेक्शन है डाइपोल की ये, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। तो जो टॉर्क लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से, जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क लगेगा ऐसे लगेगा, फोर्स तो ऐसे लगेगा, ये रहा और ये रहा। ओके, फोर्स तो ऐसे लगेगा, लेकिन टॉर्क ऐसे लगेगा जिससे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम ट्राई करे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जिस डायरेक्शन में ई हो उसी डायरेक्शन में डाइपोल की डायरेक्शन। तो डाइपोल की डायरेक्शन अभी ऐसी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, तो टॉर्क ऐसे लगेगा जिससे कि दोनों साथ में आ जाए। तो टॉर्क ऐसे लगेगा, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, इस केस में क्लॉकवाइज। ओके, अगर ये प्लस माइनस उल्टा कर देंगे तो उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस केस में हम बोलेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। टॉर्क ऐसे टी लिख दो या फिर ऐसे टाउ लिख दो। ओके, तो टॉर्क वैसे लगेगा जिससे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम रीच हो। ओके, याद आ गया? पक्का? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, स्टेबल इक्विलिब्रियम सेम डायरेक्शन। याद आ गया ना? अभी यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन याद रहना जरूरी है। अच्छा चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने डाल दिया इसको, किसको? डाइलेक्ट्रिक को। तो अब क्या होगा? ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कौन सा था? नॉन पोलर। ओके, अब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने डाल दिया, तो होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सपोज ये डायरेक्शन में है, राइट हैंड डायरेक्शन में है, ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारे के सारे जो एटॉम से बना है ये डाइलेक्ट्रिक, उसमें एक एटॉम में पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज होंगे और पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो तो हमें पता ही है, F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ QE एंड F इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ QE। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो होगा क्या? तो ये फोर्स लगने की वजह से क्या होगा कि जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे। तो देखो, पहले ऐसा था, सपोज रैंडम माइनस प्लस लाइक दैट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, तो देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर ये इसका भी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, इसका भी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। लाइक दिस, समझ में आया? पक्का? और पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ गए क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है।
तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लग रहा है। ओके, तो हुआ क्या, जो अंदर के पॉजिटिव नेगेटिव है वो तो एक दूसरे की इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे, मतलब ये प्लस माइनस कैंसल्ड, ये प्लस माइनस भी कैंसल्ड, लेकिन ये बाहर वाले कैंसल हुए नहीं। तो यहां पर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज और यहां पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो अगेन जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ा वैसा ही होगा। क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और से हमने क्या वर्ड यूज किया था, इंड्यूस होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस वजह से इंड्यूस हुई, ये पोलराइजेशन की, पोलराइजेशन सारे एक चार्जेस, वन टाइप ऑफ चार्जेस एक साइड आ गए, दूसरे टाइप ऑफ चार्जेस दूसरी साइड चले गए। तो ये पोलराइजेशन, तो हमारी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी ई नॉट, और जो जनरेट हुई वो हुई ईपी, पोलराइजेशन की वजह से। ओके, तो ये जो ईपी जनरेट हुई वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगी। क्यों, देखो ना, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये हो गई हमारी ईपी की डायरेक्शन। तो जो डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट फॉर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जीरो था इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में वो जीरो रहेगा नहीं, वो जीरो नहीं रहेगा। तो क्या होगा, वो कम करेगा। अभी तो हमने बोला डेफिनेशन में कि उसका यूज ही किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा ईओ एक्सटर्नल, और हमारा जो डेवलप हुआ, सपोज 10 है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का, और यहाँ पे प्रोड्यूस सपोज हुआ से 4। ओके, तो 10 - 4 तो टोटल कितना हो गया, नेट 6, लाइक दैट। ओके, मीनिंग क्या है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले जितना रहेगा नहीं। जैसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, अच्छा ठीक है, अभी उसके अंदर तुमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो वो उतना नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। कम क्यों हो गया, डेफिनेशन में हमने बोला कि डाइलेक्ट्रिक्स आर दी इंसुलेटर्स यूज्ड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, तो रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। अगेन मैंने बताया था, रिड्यूस करने के लिए, जीरो करने के लिए नहीं। तो यहां पर क्या होगा, जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या होता था, ईपी बढ़ता जाता था और इतना हो जाता था कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ईपी है वो सेम हो गया, और सेम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो गया, जीरो। वो केस यहां पर नहीं हो रहा है, यहां पर जीरो नहीं हो जाएगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, यस है। ओके, वहां पर जीरो हो गई थी, यहां पर जीरो नहीं हुई, रिड्यूस हो गई। अगेन अगर दूसरे वे में पूछे, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितनी एक्सटर्नल अप्लाई की उतनी ही या उससे कम, उससे कम, यस। ओके, तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी, अब पहले तो जीरो था नेट डाइपोल मोमेंट, लेकिन अभी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तो होगा क्या, E इज इक्वल्स टू, मतलब जो नेट है हमारा E, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट, जितना तो था ही, लेकिन उसमें से ईपी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो माइनस कर दिया, दैट्स इट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी, जिसमें ऑब्वियसली ये बड़ा है और ये छोटा है। ओके, और बड़ा छोटा इन दोनों में तो है, लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो E बड़ा या ई नॉट बड़ा, देखो तीन लोगों को हम कंपेयर कर रहे हैं, ई नॉट एंड ईपी। तो अभी हमने क्या बोला, ई नॉट बड़ा होगा या ईपी बड़ा होगा, ई नॉट बड़ा होगा। अच्छा ठीक है, अभी हम वापस डिस्कस कर रहे हैं ई नॉट और ई नॉट बड़ा होगा या ई बड़ा होगा, फॉर्मूला से ई नॉट बड़ा होगा। ई फॉर्मूला से, मतलब ई तो कब मिलेगा, जब फॉर्मूला में तुम ई नॉट रखोगे तब, अगर ई नॉट ही नहीं होगा तो होगा ही नहीं। ई तो हमारा नेट है, नेट। ओके, तो नेट कुछ ना कुछ तो होगा ही, जैसे ई नॉट पहले मैंने रख दिया 10 और फिर ईपी आ गया 2, तो ई क्या आया 8, डन, समझ में आ गया। तो ये तो नेट है, ये ई तो क्या है, नेट है। ओके, सो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो मान लो कि ये ईपी को इधर ले आओ और इजी कर दो, ईपी को इधर ले आओ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ई नॉट कब मिल रहा है,
जब तुम ई में नेट में प्लस कर रहे हो तब मिल रहा है। यस, तो ई नॉट जो मतलब एक्सटर्नल है वो सबसे ज्यादा, एक्सटर्नल जो है वो सबसे ज्यादा। उसके बाद जो पर्टिकुलर ई है, पर्टिकुलर ई मतलब वो ईपी माइनस करके, मतलब ई नॉट माइनस ईपी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, जैसे अभी तुमने बताया ई नॉट माइनस ईपी, तो वो है हमारा ई। अभी इसको ई बोलो या ई नेट बोलो, वॉट एवर यू कॉल, तुम्हें ध्यान होना चाहिए ई नॉट इज व्हाट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी इज व्हाट ड्यू टू पोलराइजेशन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है, और ई नेट क्या है, ये ई एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डिफरेंस है। और डिफरेंस तो कम ही होगा ना, सिंपल। ओके, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये जो मैंने अभी बताया उसके ऊपर पीवाईक्यू बना तो नहीं, लेकिन बनाना हो तो बना सकते हैं। अच्छा चलो, तो इतना समझ में आ गया। ये क्या समझा हमने, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का एग्जांपल कोई बोलो तो जल्दी बोलना है। हिमांशु, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल। ओम, रुद्र, एलिमेंट्स को हाँ CO2 और अभी तो हमने देखा था CO2, H2O नहीं, H2, यस यस करेक्ट H2O नहीं, H2O हमने किस में लिया था, यस ओके। हाँ चलो ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। क्वेश्चन पूछूं तो तुरंत ही सबका आंसर एक साथ, जैसे कि एक साथ आंसर दे, वैसे सबका आंसर नहीं, वैसे कंसंट्रेशन रखो, ऐसे जैसे सबको ही पता है वैसे होना चाहिए। अच्छा चलो, तो हमने क्या देखा, डाइलेक्ट्रिक्स आर like insulators which are used to reduce the value of electric field or to reduce the effect of electric field. अच्छा ठीक है, they are two types, they are having two types, polar dielectric, non-polar dielectric. Non-polar dielectrics are ones in which net dipole moment is zero, and polar dielectrics are in which the net dipole moment is not zero. Okay, ठीक है। अच्छा, नॉन, उनके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। ओके, नाउ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, हमने बोल दिया कि भाई जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, दे आर नॉन पोलर। लेकिन अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि तब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू थोड़ी डाउन हो जाएगी, कंप्लीटली जीरो होगी नहीं, उसकी वैल्यू थोड़ी डाउन हो जाएगी। वेयरएज कंडक्टर के केस में क्या हो रहा था, ये ईपी ई नॉट जितना हो जा रहा था और ई नेट क्या आ जा रहा था, जीरो, वो यहां पर होगा नहीं। ओके डन। चलो, तो ये हो गया हमारा केस, वेयर यहाँ पे जो मैं तुम्हें पूछ रहा था वो तो लिखा हुआ ही है, ई इज लेस देन ई नॉट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स अभी हमने एग्जांपल लिए कि भाई H2O है तो उसमें वैसे ही होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। ओके, अब ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है मतलब कि इनमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे है नेट डाइपोल मोमेंट जो है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर वन इन विच नेट डाइपोल मोमेंट्स आर नॉट जीरो। ओके, जीरो नहीं है। अभी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है मतलब देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो मतलब यहां पर डाइपोल मोमेंट ही नहीं है, ऐसे यहां पर डाइपोल मोमेंट है, लेकिन अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। लेकिन अगर हम बोले कि भाई नेट डाइपोल मोमेंट है, हाँ है, लेकिन कब है अभी हम देखेंगे, तब है। मतलब ये तो मैं ये डेफिनेशन बता रहा था। तो नेट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि हमारी तो डेफिनेशन क्या है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की, जब डाइलेक्ट्रिक मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो। ओके, तो यहाँ तो जीरो लिखा है, ये जीरो कब की कंडीशन है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अप्लाई नहीं किया गया है, आराम से बाहर ऐसे रख दिया गया है, तब की कंडीशन है। जैसे कि कंडक्टर को ऐसे हमने बाहर रख दिया था, ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तब अंदर वो हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ओके, यहाँ पर भी अभी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो हमारा
है डाइलेक्ट्रिक्स। अभी ये डाइलेक्ट्रिक्स में डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, ये तो नेट जीरो है, लेकिन डाइपोल मोमेंट इज देयर। ओके, P इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। डाइपोल मोमेंट है, सबकी है, लेकिन अगेन डायरेक्शन वैसी है कि नेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, नेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें फिर से हम सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की तो अगेन वही चीज होने वाली है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के फोर्स लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो सारे के सारे नेगेटिव 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 ऐसे 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 इकट्ठा हो गए, पॉजिटिव इधर इकट्ठा हो गए। अब ये जो बीच वाले पॉजिटिव नेगेटिव है वो अपनी इफेक्ट को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन ये जो लास्ट वाले सारे के सारे नेगेटिव और लास्ट वाले जो सारे के सारे पॉजिटिव हैं वो अपने इफेक्ट को निगलेक्ट करेंगे नहीं। मतलब वो किसके साथ इफेक्ट निगलेक्ट करें, ये और ये एक दूसरे के साथ साथ में ऐसे होते तो निगलेक्ट कर देते, लेकिन साथ साथ में नहीं, ये बीच में डिस्टेंस है। तो होगा क्या कि यहाँ पर ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगेन इंड्यूस्ड होगा, पोटेंशियल है तो ईएमएफ और से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ईपी की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ अगेन ई का फॉर्मूला यहाँ पर हमारा वही बनेगा, क्या, ई नॉट जो है माइनस ई पी, और ई अगेन वही लेस देन ई नॉट। तो मीन्स हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि वेदर इट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और वेदर इट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दोनों केस में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे तो नेट डाइपोल मोमेंट तो क्या हो जा रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। ओके, नेट डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब जीरो नहीं हो रहा है दोनों केस में, और फॉर्मूला भी सेम। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की तब का केस अलग है। देखो ये केस और ये केस तो सेम जैसा ही है, ये दोनों केस तो सेम जैसे है, लेकिन ये दोनों केस सेम जैसे नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मतलब P भी जीरो और P नेट भी जीरो, खत्म। P भी जीरो और P नेट भी जीरो, और यहाँ पर P is not equals to zero but P net is zero. That is the difference. Understood? समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? कोई डाउट? समझ में आ गया? तो ये टॉपिक के ऊपर से शायद छोटा सा 1 मार्क का या 2 मार्क का न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। ओके, डन? समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो ये अभी ये देखो पोलराइजेशन, ये जो पोलराइजेशन हो रहा है ये केस में और ये केस में, जब डाइलेक्ट्रिक्स को हमने रखा, ओके, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वन टाइप ऑफ चार्जेस एक साइड और दूसरे टाइप ऑफ चार्जेस दूसरी साइड, तो ये जो वन टाइप ऑफ चार्जेस और दूसरे टाइप ऑफ चार्जेस को सेपरेट हो रहा है, इसी को बोलते हैं, ये प्रोसेस को ही हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ओके, ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, तो पोलराइजेशन को हम P से डिनोट करते हैं, मतलब ये P क्या है, डाइपोल मोमेंट नहीं है, ये पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन कितना हो रहा है, मतलब इसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे, क्या सारे चार्ज का ऐसा हो जाएगा या थोड़ा रह जाएगा, मतलब पोलराइजेशन सबका सेम होगा? नहीं, सबका सेम नहीं होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड है? पोलराइजेशन इज डिपेंड ऑन दिस फॉर्मूला, क्या, P नेट डिवाइडेड बाय V। अब ये जो P नेट है वो डाइपोल मोमेंट है, P नेट है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो P नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय V, मतलब V मतलब वॉल्यूम ऑफ आवर डाइलेक्ट्रिक, V इज वॉल्यूम ऑफ आवर डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक छोटा सा लिया और डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम छोटा सा है और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। बस ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, और अगर उल्टा बोला तो कम होगा। ओके, क्यों? क्योंकि यहां से दिख ही रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट है उसके P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो पोलराइजेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्टली, ये एक्सपेरिमेंटली है, ओके, कि पोलराइजेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा, उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? QQ by R. और यूनिट U वो बना दो फिर उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा चलो, सो ये हमारा जो पोलराइजेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। मतलब कहीं पे 10 वैल्यू है और कहीं पे 2 वैल्यू है, दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर पोलराइजेशन ज्यादा होगा। ओके, नाउ ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम हटाए तो उसका फिर कांस्टेंट है वो काई, इसको क्या बोलते हैं? काई, चिराग। ओके चलो मस्त करो। तो कहने का मीनिंग क्या है? काई। ये इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा एक्स को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। ओके, सो दिस इज नोन, ऐसे बोला जाता है काई। काई वो वर्ड, काई सिंबल का नाम है, जैसे थीटा, अल्फा, गामा, बीटा, उसका नाम है। सो काई सिंबल का नाम है, और वो सिंबल किसका है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ओके, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जो क्या डिसाइड करेगी? कितना पोलराइजेशन होगा, वो डिसाइड करेगी। मतलब कि जो मटेरियल की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और से काई की वैल्यू ज्यादा होगी, उसमें ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जो मटेरियल की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कम होगी, उसमें कम पोलराइजेशन होगा। सिंपल है। डन। हिमांशु चलो, बहुत नींद आ रही है हिमांशु। सीटा अलग होता है। सीटा अलग होता है, सीटा अलग होता है। ओके डन। ओके चलो, तो ये था हमारा कंसेप्ट डाई इलेक्ट्रिक्स का। उसके बेस पे क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चंस थोड़े लेते हैं हम, लेकिन ये समझ गए, थियरी समझ गए। डाई इलेक्ट्रिक्स, इंसुलेटर, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, इसके एग्जांपल CO2, H2, जहां पर डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो। देखो यहाँ पर हमने कुछ अप्लाई नहीं किया, यहाँ कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फिर भी डाइपोल मोमेंट क्या? जीरो। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फिर डाइपोल मोमेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डालेंगे तो P जीरो था, लेकिन P नेट जीरो होगा नहीं। और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे तो P तो नॉन जीरो था, लेकिन P नेट भी नॉन जीरो ही रहेगा। डन। ओके, तो ये हमने समझा। और क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से? पोलराइजेशन होगा, और उसकी वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी कम होगी वो भी पता चलेगा। देखो घुमा फिरा के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो वो कंसेप्ट लगाना, जैसे कि कुछ भी पूछ ले, क्या पूछ लेंगे कि कोई एक मटेरियल है, जैसे कि कोई एक मटेरियल है, मटेरियल 1, एग्जैक्टली नहीं बना रहा हूं, लेकिन जैसा भी थोड़ा बहुत सोच के, कोई एक मटेरियल है, मटेरियल 1, उसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है काई 1। एक मटेरियल है, मटेरियल 2, उसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है काई 2। काई 1 इज लेस देन, ओके, काई 1 जो है, काई 1 इज लेस देन दैट ऑफ द काई 2, ऐसे है। तो अगर काई 1 इज लेस देन काई 2, सो EP1 एंड EP2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? सोचो। EP2 ज्यादा होगा, पक्का? ओके, देखो कैसे कैसे ढूंढा? फॉर्मूला से ही डायरेक्ट। देखो कैसे, यहाँ पे काई 2 ज्यादा है। अगर काई 2 ज्यादा है, काई 2 ज्यादा है, तो वहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा। अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा ही होगा, E ज्यादा होगा। ओके, अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो E ज्यादा है। हम उल्टा पढ़े थे, अभी हम क्या पढ़े? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम उल्टा जा रहे हैं। तो अगर काई ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा है, अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है। कौन सी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है
ओके अब देखो ये ई तो यहाँ के फॉर्मूला में है। अभी हमने क्या पढ़ा कि काई हमारा ज्यादा है कौन से मटेरियल के लिए, 2 मटेरियल के लिए। तो काई अगर ज्यादा है काई 1 से तो उसका पोलराइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किसका, 2 का पोलराइजेशन ज्यादा होगा। 2 का पोलराइजेशन अगर ज्यादा हो जाएगा तो 2 में पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब ये समझो कि ये 1 O2 P2 और वैसे ही E2 EO2 माइनस, अरे यार सब 1 ये 2 ले लो तो ये 1 ले लो। ओके E1 EO1 EP1। अब हमने क्या समझा, ये दोनों के लिए फॉर्मूला लिखे। ओके हमने क्या बोला कि 2 के लिए, मटेरियल 2 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। मटेरियल 2 के लिए कैसे, क्योंकि मटेरियल 2 का काई 2 ज्यादा है, काई 2 ज्यादा है तो P2 ज्यादा होगा, P2 ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, ज्यादा है। पोलराइजेशन ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये की कौन सी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ईओ से डिनोट किया है फॉर्मूला में हमने। तो ये और ये, तो ये दोनों की अगर कंपेयर करें तो ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है और ये कम है, और ऐसा समझो कि ई नेट सपोज हमें सेम ही मिल रहा है, ओके तो फिर उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें EP1 और EP2 का आंसर, मतलब ये तो सेम ही है, ये ई जो है स्मॉल ये E2 इज इक्वल टू E1 ऐसा मान लो। वैल्यू पुट करो ना तो डायरेक्टली आंसर मिलेगा। सपोज ये है 10, ये भी 10 है। ओके अब हमने बोला कि EO2 इज ग्रेटर देन EO1। ओके तो वैल्यू पुट कर दो। सपोज यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 3। अब यहाँ इसको इधर लेके आओ तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6। और इसको इधर लेके आओ तो नहीं 10 माइनस 4 थोड़ी, ये इधर गया तो 4 माइनस 10 हुआ ना। ओके सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए, 4 माइनस 10 तो माइनस 6, और ये यहाँ आया तो 3 तो ये माइनस 7। तो बड़ा कौन है, -6। -6 और -7 में से बड़ा कौन, -6। वो किसके लिए है, 2 के लिए। डन, समझ में आया। तो वैसे वैल्यू ये तो मैंने अभी बनाया, लेकिन ऐसा कुछ भी बनाकर पूछ सकते हैं। तो कंसेप्ट से जाना, ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जो हमने समझा वही है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट से आगे बढ़ते जाओगे। देखो दिया हुआ वैल्यू था ससेप्टिबिलिटी का, काई 1 एंड काई 2, और क्वेश्चन पूछ लिया पोलराइजेशन का भी नहीं, क्वेश्चन पूछ लिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी नहीं, क्वेश्चन पूछ लिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके तो वैसे तो थोड़ा बहुत तुम्हें सोचना पड़ेगा, तो सोचने के लिए फॉर्मूला भी पता होने चाहिए। डन। ओके तो ये पूरा का पूरा हमारा कंसेप्ट। आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बाद हमने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स के बाद हमने पढ़ा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो क्या होगा, अरे जो डेफिनेशन में बोला वही होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने ली है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। दैट्स इट। वो फॉर्मूला हमने डिराइव किया मतलब लिखा। डन। ओके समझ में आ रहा है ना। ओके चलो, तो अब उसके बेस पे क्वेश्चन है 1-2, वो डिस्कस करते हैं। अच्छा चलो साथ में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ सो पहला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2005 में, बहुत पुराना है। ओके व्हाई डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक के अंदर डिक्रीज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर, डाइलेक्ट्रिक को अगर एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा जाए तो जो डेफिनेशन बोल रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक रिड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, लेकिन रिड्यूस होता क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पूछा है। तो वो तो तुम ऐसे ये तो ड्रॉ फिगर करके बताया है, अदरवाइज तुम वर्डिंग में भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे वर्डिंग में, क्यों डिक्रीज होता है, बस खत्म। वो एक ही वर्ड तुम्हारा मेन आंसर है। ओके इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। दैट्स इट।
तो जैसे कि ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक है, फिर ये तुम ड्रॉ करके भी बता सकते हो कि डाई इलेक्ट्रिक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पॉजिटिव, अभी ये फिर सही सही ड्रॉ करना, ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो भी फिर तुम्हें डिटेल में जितना बताना हो उतना बता सकते हो। ओके, जैसे कि 2 मार्क्स में पूछा है तो फिर फिगर ड्रॉ करो, बताओ कि भाई पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर ई की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर ई की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ई की जो डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और ई की जो डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। अच्छा, अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड करेंगे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, विच इज वी आर कॉलिंग एज ईपी। ओके, डाइपोल मोमेंट की वजह से है, सो ईपी, और जो पहले से थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ईओ, तो ईओ माइनस ईपी, तो नेट ई आ जाएगा हमारा, जो हमने अभी डिस्कस किया वही। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन देखा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों कम हो रहा है, वो तो हमें पता है कि डाई इलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी डाई इलेक्ट्रिक रखने की वजह से, लेकिन क्यों कम होगी वही हमें बताना है। डन? ओके, बढ़े आगे, चलो। देन नेक्स्ट, ये भी एक पूछा गया था 2019 में, देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं एक्सप्लेन ब्रीफली यूजिंग अ प्रॉपर डायग्राम। देखो, जब ऐसा बोले ना कि यूजिंग अ डायग्राम, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है ही। ऐसे तुम अगर बोला कुछ नहीं है और नहीं ड्रॉ कर रहे हो दैट इज ओके, बट अगर बोला है कि विथ फिगर, विथ डायग्राम, विथ टेबल, विथ ग्राफ, तो वो तुम्हें बताना जरूरी है। ओके, explain briefly using a proper diagram the difference in the behavior of the conductor and a dielectric in the presence of external electric field। सिंपल, वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। क्या बोले, एक कंडक्टर है और एक डाइलेक्ट्रिक है, तो कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक दोनों को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो क्या होगा, और उनके बीच में क्या सेम ही चीज होगी दोनों के लिए या अलग होगी। तो हमने पहले ही मैंने डिस्कस करते समय बताया क्या कि डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट को कम करता है और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट जीरो हो जाती है, डायरेक्टली जीरो हो जाती है इनसाइड, वहां पर जीरो नहीं हो पाती। ओके, ई नॉट माइनस ईपी की वैल्यू कुछ होगी, लेकिन यहां पर तो ई नॉट और ईपी सेम हो जाएगा। कंडक्टर वाला मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला केस, कंडक्टर मतलब मेटल, तो उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया कंडक्टर को, तो उसको हम चार्ज करेंगे, वो सारा का सारा चार्ज तो सरफेस पर, सारा का सारा चार्ज सरफेस पर, उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, तो सारा नेगेटिव चार्ज इधर, सारा पॉजिटिव चार्ज इधर, सारा पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, कब तक इंक्रीज होगी, जब तक वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी नहीं हो जाती, और उसके जितनी हो गई तो वो उसकी इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देगी, और उसके बाद कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो अंदर ईपी जनरेट हुआ है उसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट को निग्लेक्ट कर दिया, और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कहां से होगा। फोर्स कब लगता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स ही नहीं लगेगा कोई तो उसके बाद ईपी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ईपी क्यों बढ़ रहा था, फोर्स की वजह से। फोर्स क्यों था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स ही नहीं होगा, और फोर्स ही नहीं होगा तो ईपी बढ़ेगा ही नहीं। तो ईपी कब तक बढ़ सकता है, ईपी मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो कब तक बढ़ सकता है, जब तक उसकी वैल्यू ई जितनी नहीं हो जाती तब तक बढ़ सकता है। लेकिन ये किस में होता है, कंडक्टर में होता है, नॉट इन डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स में तो हमने डिस्कस किया ना कि वो जीरो नहीं कर देगा। डन? ओके, वही चीज है, हम ग्राफ से भी बता सकते हैं हम इसी चीज को। ये हमारा हो गया पर्टिकुलरली डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दी, अभी जो डिस्कस किया था वैसे ही, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ईपी जनरेट हो गया। ये ईपी जो जनरेट हो गया वो ईओ की इफेक्ट को क्या करेगा, निग्लेक्ट कर देगा, मतलब रिड्यूस कर देगा। ओके,
कब? डाइलेक्ट्रिक के केस में EP इज लेस देन दैट ऑफ द E नॉट और E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस EP. E और E नेट इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस EP. डन. लेकिन कंडक्टर के केस में क्या हो रहा है? कंडक्टर के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के सारे चार्जेस ऑपोजिट साइड चले गए और सारे के सारे पॉजिटिव भी ऑपोजिट साइड. तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ भी EP जनरेट होगा, लेकिन ये EP कंटिन्यूअसली इंक्रीज. और ये कब तक इंक्रीज होता रहेगा? जब तक कि EP की वैल्यू E जितनी नहीं हो जाती. ओके, तो EP की वैल्यू E जितनी हो जाएगी, EP इज इक्वल्स टू E नॉट, तब तक इंक्रीज होता जाएगा. और अगर ये हो गया तो हमारा नेट E कितना हो जाएगा? 0. दिस इज द सेम केस एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्योंकि वहां पर भी कंडक्टर था, ये भी कंडक्टर है, तो वहां पर 0 होती है. दैट इज द इफेक्ट. दैट्स व्हाई तो हमें वो कंसेप्ट समझ में आया कि वो कवर कर दिया भाई, शील्ड कर दिया हमें. इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट होगी नहीं, वी आर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, डन. तो ये केस हो गया कंडक्टर का, सिंपल है. डन. चलो आगे बढ़े. फिर क्या बोला है, ये समझ में आ गया? पक्का ना? चलो, और क्या बोल रहे हैं आगे? डिफाइन द टर्म पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर अ लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मतलब सिंपली पोलराइजेशन, वो जो हमने लास्ट में फॉर्मूलाज लिखे थे वही तुम्हें समझाने हैं. ये देखो क्वेश्चन को किसे अलग अलग, अभी ये देखो वर्डिंग देखो, ये सब क्या पूछा बे ऐसा लगेगा, लेकिन हम जो समझे वही पूछा है. ओके, आइसेंट्रोपिक और क्या क्या आइसोट्रोपिक वर्ड यूज कर दिए. ओके, लेकिन वही चीज पूछी है. मैंने ये भी तुम्हें पहले बताया था कि ये तो 10th की बात है, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, जैसे कि वो सब्जेक्ट था हमारा इंग्लिश और सब्जेक्ट था हमारा SST. तो क्वेश्चन कोई भी तरह से पूछे, तुम्हारा आंसर फिक्स्ड है कि भाई ये चैप्टर में यही 5 आंसर हो सकते हैं. पूछने का तरीका, पूछने के वर्डिंग्स वो चेंज हो सकता है. क्वेश्चन कैन बी मेनी, आंसर कैन नॉट बी मेनी. क्वेश्चन हो सकते हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, आंसर तो एक ही होता है पर्टिकुलर कंसेप्ट का. ओके, तो मतलब कभी ऐसा हो कि तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन रिलेटेड तुम्हें जो भी पता हो ना वो लिख देना. ओके, कभी ऐसा हो तो कि उन्होंने वर्डिंग्स ऐसी यूज की, कहना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में, थियरिटिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में. न्यूमेरिकल में कुछ नहीं कर सकते. न्यूमेरिकल में इतना कर सकते हैं कि वो कंसेप्ट के रिलेटेड तुम्हें जो फॉर्मूला याद आए वो फॉर्मूला लिख दो, वो फॉर्मूला में क्या 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 डिनोट हो रहा है वो लिख दो, वो सब कर सकते हैं. अगर समझ में ही ना आए और कुछ भी लिखना है, मे बी आधा मार्क्स भी मिले तो बोनस ही है वो तो. ओके, वो एक्सट्रीम केस में कि अगर हमें ना आए तो क्या छोड़ देना है, छोड़ नहीं देना. लेकिन ये सब बातें लास्ट में करनी है, ये सब एडिशनल है. मार्क्स मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता. तो इससे पहले कि जो हमें सब कुछ आता है वो पूरा लिख लो और उसकी जगह छोड़ दो. और अगर जगह छोड़ी है लेकिन टाइम ही नहीं मिला ये ऐसे सब कुछ लिखने का, एक्स्ट्रा लिखने का, तो एटलीस्ट लास्ट 1 मिनट में पेंसिल से वो जगह पर ऐसे एक लाइन में, ऐसे बहुत ज्यादा गंदा करने की जरूरत नहीं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है कि भाई ये जगह छोड़ी थी, हमने कुछ किया नहीं, लाइक दैट. तो ऐसे सिर्फ एक लाइन ऐसे खींच देनी, मतलब कि वो जगह हमने छोड़ी थी लेकिन बाद में हमने यूज की नहीं, लाइक दैट. पूरे के पूरे पेज भी छोड़ सकते हो तुम, अगर सीक्वेंस में ही रखना है. तुमने 1 2 3 4 न्यूमेरिकल किए, 5th वाला नहीं आ रहा है, 5th वाले के 2 पेज तुम छोड़ दो, फिर 6th. वैसा हम तो करते थे वैसा कि अगर सब कुछ सीक्वेंस में. ये सब चीजों से होता क्या है, उनके माइंड में इमेज बन जाती है कि पहला, मतलब जितना ज्यादा इजी फील करेंगे इवेल्युएटर तुम्हारी आंसर बुकलेट चेक करने में, उतना बेनिफिट तुम्हें होगा मार्क्स में. ओके, देखने में तुम्हारी आंसर बुकलेट अच्छी लग रही है, गुड हैंडराइटिंग, नीट एंड क्लीन लग रहा है, तुम पैसे दे रहे हो ये जो आंसर बुकलेट यूज कर रहे हो ना उसके एग्जाम फीस के नाम पर. ओके, तो फुल थोड़ा अलग अलग स्पेस यूज करो. मतलब हम जैसे कि बहुत महंगा है और हम अपने घर से कुछ दे रहे हैं, वैसे जगह यूज भी नहीं करते, वैसा मत करना. और वैसा भी मत सोचना कि हाँ बोर्ड में वैसा यूज करेंगे लेकिन अभी स्कूल एग्जाम में और यहाँ पर ऐसे करेंगे, नहीं. वो माइंड को हैबिट हो जाती है. ओके, अनकॉन्शियस, बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा तब जाके तुम ऐसा कुछ कर सकोगे जो नहीं कर रहे होते. नहीं तो जनरली वैसा ही होगा जैसा रेगुलर में कर रहे हो.
तो फिर करे क्या, माइंड को ही पहले से ही बता दो कि भाई नीट एंड क्लीन लिखना है, स्पेशियस लिखना है, ओके थोड़ा एक्स्ट्रा होगा लेकिन दैट वी कैन बेयर इट, ओके। इससे होगा क्या, इमेज बनेगी इवेल्युएटर के माइंड में, और वो अच्छी इमेज मोस्ट प्रोबेबल केस में तुम्हें +5 मार्क्स तो दे ही देगी। तुम्हारे 75 आ रहे हैं तो उसकी जगह 80 आ जाएंगे, 80 आ रहे हैं तो 85 आ जाएंगे, लाइक दैट, 100 में से। तो कहने का मीनिंग ये है, वो एडवांटेज देता ही है, और ऑपोजिट भी वर्क करता है। अच्छे से देखा और आंसर बोले ये क्या लिखा है, मतलब 5 पेज में तो पूरा आंसर बुक पूरा सब कुछ खत्म कर दिया 5-6 पेज में, और वही चीज हम 10 पेज में लिख सकते थे आराम से। तो क्या जरूरत थी वो 5-6 पेज में करने की। तो फिर अगर उनको ऐसा लगा तो फिर जहां पे 5 में से 5 मार्क जो क्वेश्चन में मिलने चाहिए वहां पर 3 मिलेंगे। क्यों, 1 मार्क हैंड राइटिंग का निकाल दिया, एक कोई छोटी सी गलती निकाल दी, ये वो डायरेक्टली 2 मार्क्स कट कर दिए। तो गलती का तो निकाला, चलो मान गए, हैंड राइटिंग का भी मार्क्स काटे, वो कब काटेंगे, वो इमेज वैसी क्रिएट हो जाएगी तो काटेंगे, नहीं तो सबके हैंड राइटिंग के मार्क्स कटते नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कट जाएंगे। तो वो सब चीजें प्रैक्टिस अभी से करो। हाँ, तो यही क्वेश्चन है हमारा सेम, तो हमें वही चीज लिखनी है जो अभी हमने समझी थी, दैट इज पोलराइजेशन इज नथिंग बट जो हमारी नेट डाइपोल मोमेंट है उसको हम वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स से डिवाइड करेंगे। तुम ऐसे रेशियो भी बोल सकते हो, द रेशियो ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज द प्रोसेस, ओके। ये तो फॉर्मूला के बेस पे हमने डेफिनेशन बोली, और वो डेफिनेशन कि भाई the unlike charges, मतलब one type of charges are going to one end and the other type of charges, opposite charges are going to other end. This process is also polarization. ये तो conceptual समझने के लिए, सारे के सारे प्लस अलग चले गए, और डिटेल में बोलना हो तो the negative charges are going away from the direction of the electric field and the positive charges are going in the direction of the electric field in that particular medium is known as polarization, okay। अलग अलग वे में और डिटेल में बोल सकते हैं, और डेफिनेशन से तो बोल ही सकते हैं, रेशियो ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ओके, वो लिख दिया। अभी ये भी हमने समझा था कि ये जो पोलराइजेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बताओ कि किसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका पोलराइजेशन, उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा। कंसिडरिंग के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक रखे हुए हैं वो सेम मटेरियल के हैं, सेम वॉल्यूम है, सेम मटेरियल के हैं और सेम वॉल्यूम के हैं। डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स यूज होते हैं, जैसे कि एक मटेरियल होता है जिसका नाम है माइका, MICA, माइका, ओके। फिर जैसे कि कागज, ये कागज भी एक डाइलेक्ट्रिक है, हमारा पेपर, कागज मतलब ये पेपर, ओके। तो वो भी एक डाइलेक्ट्रिक की तरह वर्क करता है। तो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो डाइलेक्ट्रिक के तौर पे यूज होते हैं, ओके, अंडरस्टूड। तो वही चीज लिखनी है कि जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने माइका रखा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पेपर रखा हुआ है, तो नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक ही अलग अलग है। डाइलेक्ट्रिक सेम होना चाहिए और उनका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर माइका लिया 1 मीटर क्यूब, यहाँ पर माइका लिया 3 मीटर क्यूब, नहीं कंपेयर कर सकते। कंपेयर कर सकते हो वॉल्यूम में वैल्यू पुट करके, वो और डिटेल लोकेशन हो जाएगा कि तुम्हें वॉल्यूम भी गिवन है, तुम्हें नेट डाइपोल मोमेंट भी गिवन है, और तुम्हें 2 डाइलेक्ट्रिक गिवन है, दोनों सेम मटेरियल के हैं लेकिन डाइपोल मोमेंट अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, जिसका ज्यादा आएगा उसका ज्यादा, वैसे भी पूछ सकते हैं, ओके। अच्छा, और वैसे ही ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, तो दैट इज काई, एंड काई इज नोन एज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो ये जो काई है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, वो जिसकी ज्यादा होगी उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और वो जिसकी कम होगी उसमें पोलराइजेशन कम होगा, जो हमने डिस्कस किया होगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। सो क्या समझा हमने स्टार्ट किया डाइलेक्ट्रिक से,
फिर हमने समझा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एग्जाम्पल, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एग्जाम्पल। अब यही डाइलेक्ट्रिक्स कि भाई नॉन पोलर है तो डाइपोल मोमेंट जीरो है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है उसमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। अब इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो दोनों की नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है नहीं, उसमें क्या फॉर्मूला बनता है वो सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद उसके बेस पे जो भी PYQ, 2-3 PYQ पूछे गए थे वो PYQ भी हमने डिस्कस किए, दो ही किए ना, ये दूसरा वाला ओके। और ये पोलराइजेशन का फॉर्मूला और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ये सब हमने डिस्कस किया। समझ में आया? ओके फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या क्या था, ये तो डाइलेक्ट्रिक तो अभी रिवाइज किया, उससे पहले हमने क्या किया? यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में भी हमने सब समझा, वहां पर भी यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे इसके पहले वाला न्यूमेरिकल या यही न्यूमेरिकल था कंडक्टर और उसका यही था ना। यस, तो ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट कि कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक दोनों को कंपेयर करो क्या हो रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है और दोनों में रिड्यूस होती है, कंडक्टर में भी मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है, लेकिन वहां पे रिड्यूस होके जीरो हो जाती है, यहाँ पर जीरो होती नहीं है। ओके, दैट इज द मेन डिफरेंस। ओके, तो ये सब चीजें हमने, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और डाइलेक्ट्रिक्स के टॉपिक वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा है, MCQ बनने के चांसेस भी ज्यादा है। और अगर न्यूमेरिकल में पूछे तो हमने जो 2-3 फॉर्मूला देखे उसका यूज करना है। डन? ओके